नमस्कार, वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। वैसे तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर आम पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मौत होती है वो है सर्वाइकल कैंसर से। हमारे देश में हर साल 1,32,000 सर्वाइकल कैंसर के मामले आते हैं महिलाओं में, और उनमें से 60,000 महिलाएं मौत की शिकार हो जाती हैं। है क्या सर्वाइकल कैंसर? बचाव हो सकता है और लक्षण क्या होते हैं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा, हमारे साथ डॉक्टर निधि गुप्ता हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, लक्ष्मी मेहता जी हमारे साथ हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता उभय भारती भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर सीमा, है क्या सर्वाइकल कैंसर? राजेंद्र, सर्वाइकल कैंसर जो हम सब सोचते हैं कि सर्वाइकल जो नेक की प्रॉब्लम है उससे इसका कोई लिंक है, वो नहीं है। बहुत हाँ, कॉमनली अक्सर जो बैक में प्रॉब्लम सबको होती है ये तो लगता है, लेडीज जो बहुत आम सुना नॉन जाता है कि मेडिकल लोग सर्वाइकल हैं। की प्रॉब्लम है। यस, तो क्या सर्वाइकल इसका सबको कैंसर पता से है। भी इसका कोई रिलेशन? पर ये सर्विक्स का कैंसर है, ये सर्वाइकल कैंसर, वो सर्वाइकल से कोई लेना देना नहीं है। अब सर्वाइकल कैंसर हम किसको कहते हैं? लेडीज में जो वूम्ब है या जिसको गर्भाशय कहते हैं, उसके नीचे के हिस्से को या यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहा जाता है, और उसमें जो कैंसर की बीमारी होती है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये आम तौर पे लेडीज में प्रेजेंट करता है मीनोपॉज के बाद। हम कहते हैं मनोवृत्ति बंद होने के बाद, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। बहुत कॉमनली ओल्ड लेडीज में पीरियड्स बंद होने के 10-20 साल के बाद जब सडनली ब्लीडिंग होती है और हम एग्जामिन करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण देखते हैं और सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोज करते यानी कि हैं। 50 साल की से ज्यादा की उम्र की महिलाओं में ये कॉमन है? ये डायग्नोज उस स्टेज पे होता है इंडिया में अनफॉर्चुनेटली, पर अगर हम सोचें कि ये शुरुआत इसकी होती कब है तो वो यंग स्टेज में होती है। ओके। हाँ, वर्ल्ड ओवर अगर हम देखते हैं कि इंडिया में क्यों इतनी लेडीज की डेथ होती है और वेस्ट में क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीनिंग करी जाती है। शुरू से ही हर साल लेडीज का चेकअप किया जाता है, जिसमें कैंसर बनने से पहले एक प्री कैंसर की स्टेज है। अब ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये एक वायरस की इन्फेक्शन से होता है जिसको HPV वायरस कहते हैं, या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जैसे HIV की वायरस है। वो वायरस 4 टाइप्स की वायरसेस हैं जो कि कैंसर कॉजिंग हैं, और उनकी इन्फेक्शन से अगर इन्फेक्शन आज हुई तो अगले 10 से लेके 20 साल में सर्वाइकल कैंसर धीरे 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 करके डेवलप होता है। तो यंग लेडीज में अगर हम पैप्समियर से चेक करते हैं तो हम प्री कैंसर स्टेज पे उसको पिकअप कर पाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडिया में इतने लोग जागरूक नहीं हैं, तो बहुत सारे लेडीज हमारी वृद्धावस्था में प्रेजेंट करती हैं जब उनकी डिजीज एडवांस स्टेज पे होती है। जब उसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते तब वो हैं, पता चलता है। अब लक्षण क्या होते हैं? सर्वाइकल कैंसर के जो कॉमनेस्ट लक्षण हैं वो है मेंसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा होना, कुछ लोगों को इरेगुलर ब्लीडिंग होना, 30 से 40 की एज में जो लेडीज़ हैं उनको पीरियड्स के आगे पीछे इरेगुलर ब्लीडिंग होना, हस्बैंड से संभोग करने के बाद ब्लीडिंग होना, या ल्यूकोरिया। कुछ लोगों में ल्यूकोरिया बहुत कॉमन सिम्टम है। अगर उस ल्यूकोरिया में कोई बैड स्मेल है या ल्यूकोरिया ठीक ही नहीं हो रहा और बहुत सालों साल चल रहा है, ये पेशेंट्स हैं जो प्रोन है कि उनमें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। दूसरा मोस्ट कॉमन पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। मीनोपॉज होने के बाद किसी भी लेडी में खून का धब्बा लगना नॉर्मल नहीं है। मतलब ये मैं डेफिनेटली सबको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी मीनोपॉज हो गया, 1 साल उनको मेंसेस नहीं आए, उसके बाद अगर उनको कोई भी खून का धब्बा दिखाई देता है, उनको अपनी जांच करानी चाहिए। ये सर्वाइकल कैंसर की निशानी हो सकती है, ये एंडोमेट्रियल मतलब यूट्रस के कैंसर की निशानी भी हो सकती है। तो वो एज डॉक्टर्स जब हम जांच करते हैं, हम आपको बता पाएंगे कि क्या आप में कैंसर है या कहाँ का कैंसर है। ये कुछ लक्षण अगर दिखाई दे तो जरूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए। लक्ष्मी जी, आपको कब डिटेक्ट हुआ था और कैसे डिटेक्ट हुआ था कि कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है? मुझे 68 में हुआ था डिटेक्ट। 7-8 साल पहले की बात है ना? यस, असल में ऐसा हुआ कि रजोवृत्ति के बाद बहुत ही देर बाद ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई मुझे, तो जो कि एक नॉर्मल नहीं थी। तो अचानक ही मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर सीमा के पास ले गए थे। इन्होंने उसी समय ही डायग्नोज कर दिया था और मुझे PGI भेज दिया था। और फिर मैं डॉक्टर फिरोज़ा पटेल के पास रही अंडर ट्रीटमेंट, और ये मैडम जो हैं हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने भी मेरी रेडियोथेरेपी। उसके बाद इलाज शुरू हुआ? इलाज शुरू हुआ और मेरा काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और जल्दी ठीक हो गई थी मैं। और अब आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ, काफ़ी ठीक हूँ, कह सकती हूँ 80% तो ठीक हूँ। सारा काम कर लेती हूँ मैं, पर मैं थक जाती हूँ। हाँ, नहीं, वो तो उम्र का भी, उम्र का भी है, कुछ तकाज़ा है। वैसे भी जब आफ्टर ट्रीटमेंट थोड़ा सा तो होता ही है ना। लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं महसूस करती भी मैं काम नहीं कर सकती या मैं
एक्टिव नहीं हूँ। मेरे ख्याल में आम बच्चों से ज़्यादा मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। अब सुबह मेरी उठने की आदत है वैसे 4 बजे, उस समय उठ के सारा काम कर लेती हूँ। जब पता चला था कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो डर लगा था, डर गई थी सुन हाँ, के, उस क्योंकि समय- कैंसर उस ऐसा समय मुझे- शब्द है जो कौन सा है वो तो बात की बात है, कैंसर सुनकर ही जो है यहाँ हमारा जो समाज जिस तरह से सामाजिक ताना बाना है और जो माहौल है वो कैंसर सुन के ही डर लगता है। उस समय मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन वहाँ पे जाके जब मेरी काउंसलिंग हुई, वो बहुत ही अच्छी लेडी थी। उसने मुझे इस तरह से ट्रीट किया। उसने मेरे से पूछा कि अब आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा मैं तो रिटायर हो चुकी हूँ। कहती फिर तो बहुत ही अच्छा है, आप आराम से आ सकते प्रिंसिपल भी रही हैं। हाँ, थोड़ी देर रही हूँ प्रिंसिपल। और उसके बाद मेरे बच्चे मेरे साथ रहे और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से, उन्होंने कहा आपके बच्चे, मेरे कहा मेरे सारे बच्चे मैरिड हैं, ठीक है। तो कहती फिर तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है, आपने किसी को संभालना नहीं, मतलब उन्होंने खुद बहुत को अच्छे, संभालना है सिर्फ, है हाँ ना? सिर्फ। और मेरे को भी संभालने वाले बच्चे थे उस समय, मेरे सबसे छोटी बेटी ये थी और मुझे बहुत अच्छी तरह से सबने संभाला और मैं बड़ी जल्दी ठीक हो गई। और आपके शायद विल पावर भी इतनी मजबूत विल पावर थी, मेरी है बहुत ना? ज़्यादा थी। अब मैं एक बार डॉक्टर निधि, अब लक्षण भी पता लग जाते, जब डिटेक्ट हो जाते उसके बाद इलाज क्या शुरू करती हैं आप? इलाज कैंसर सर्विक्स की स्टेजेस होती हैं, तो आमतौर पे इसकी 4 स्टेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। डिपेंड करके, टेस्ट करके उसके ऊपर हमारे को पता चलता है कि बीमारी थोड़ी है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से स्टेज बनती है 1, 2, 3 और 4। जब अगर मरीज़ अर्ली स्टेज में है, जिसको हम स्टेज 1 गिनते हैं, या दूसरी स्टेज की बिल्कुल शुरुआती दौर, तो इन स्टेजेस में अगर आप ऑपरेशन करवा लें तो बच्चेदानी निकल जाती है और बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर स्टेज 2 के शुरुआती से थोड़ा भी बढ़कर है, यानी कि स्टेज 2 और 3, तो इसमें ये सर्जरी बहुत ज़्यादा काम नहीं आती और रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रेडिएशन उसको ख़त्म कर देता है बीमारी को। और रेडिएशन के बारे में जिस तरह से लोग सोचते हैं कि कुछ सेक लगता है, बिजली लगती है, करंट लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रेडिएशन ट्रीटमेंट है वो सिंपल, एक आप जैसे सीटी स्कैन के लिए जाते हैं या एक्सरे के लिए जाते हैं तो आपको बेड पे लिटा दिया जाता है और जब डॉक्टर बोलता है या टेक्नीशियन बोलता है कि आपका सीटी स्कैन हो गया, आप उठ जाइए, तो आप उठ जाते हैं, मगर आपको महसूस कुछ नहीं होता कि कोई आपके क्या हुआ आपके शरीर के साथ। तो ठीक उसी तरह से रेडिएशन है, आप उसी तरह से मशीन पे आपको लिटा दिया जाता है और आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई हीट, लाइट, करंट, किसी तरह की आपको कोई फीलिंग नहीं आती। तो ये गलत धारणा कि करंट लगाएंगे, बिजली लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मरीज जैसे लेटता है, जब तक उसे बोला ना जाए हो गया आप उठ जाइए, उसे कुछ नहीं पता चलता। थर्ड और फोर्थ दोनों स्टेज में रेडिएशन थेरेपी ही सेकेंड, कारगर है? थर्ड में तो रेडिएशन ही है, फोर्थ में हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। वो थोड़ा सा फोर्थ स्टेज में बीमारी शरीर में फैल जाती है तो उसका इलाज अलग हो जाता है। तो ज़्यादातर मरीज हमारे यहाँ सेकेंड और थर्ड स्टेज में ही प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शायद पहले पता ही नहीं चलता लक्षणों पता ही का। नहीं चलता। और जो सेकेंड और थर्ड स्टेज के मरीज़ हैं उनके लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और रेडिएशन 2 तरह की होती है, एक होती है बाहर से लगाते हैं रेडिएशन और एक अंदर से लगाते हैं। जो बाहर से लगाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन। वो सीटी स्कैन की तरह होती है, काउच पे लिटा के, और उसके बाद मशीन घूमती है मरीज़ के आसपास। और एक जो बोल रहे हैं हम अंदर से लगती है, उसको बोलते हैं ब्रेकीथेरेपी। तो वो उसमें रेडिएशन के जो सोर्सेज होते हैं उनको अंदर वजाइना के अंदर प्लेस किया जाता है और रेडिएशन की हाई डोज दी जाती है। और जो रेडिएशन ट्रीटमेंट है वो आमतौर पे तकरीबन 1-1.25 महीना चलता है। अच्छा। और उसमें हफ्ते में 5 दिन रेडिएशन होती है, ज़्यादातर सोमवार से शुक्रवार और या फिर मंगलवार से शनिवार, किसी भी तरह से कर सकते हैं। 5 दिन एट अ कंटिन्यूटी रेडिएशन लगती है और बीच में कई मरीजों को कीमोथेरेपी भी ऐड करनी पड़ती है। तो 1.25 महीने के बाद मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? 1-1.25 महीने आपकी रेडिएशन चलती है, उसके बाद ये जो इंटरनल रेडिएशन है उसके 2 से लेके 5 तक सेशंस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस मरीज को कितने की ज़रूरत है। वो इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, एग्जामिन करके, टेस्ट देखकर। तो किसी को 2 लगती हैं अंदर से रेडिएशन, किसी को 5 तक भी लग सकती हैं, तो वो हफ्ते के गैप पे लगती हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट तकरीबन आपका 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद रिजल्ट स्टेज के हिसाब से होते हैं। जैसे अगर आप सेकेंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में चाहे आप ऑपरेशन करवाते हैं तो 95% मरीज, 100 में से 95% मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आप सेकेंड स्टेज में हैं तो तकरीबन 80% मरीज, 100 में से 80% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। थर्ड स्टेज में रिजल्ट्स हमारे थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं और 100 में से तकरीबन 40% के करीब मरीज ठीक हो जाते हैं। 40 से 50% तक मरीज बिल्कुल बीमारी खत्म हो जाती है। 5 ईयर सर्वाइवल बोलते हैं कि 5 साल तक बीमारी 40 से 50% मरीजों के बीच में खत्म हो जाती है।
और 4th स्टेज के रिजल्ट्स थोड़े अच्छे नहीं हैं, इसीलिए कहते हैं कि अगर जो मैडम ने सिम्टम्स बताए हैं डॉक्टर सीमा ने, अगर मरीज को उनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपकी बीमारी 1st, 2nd या 3rd स्टेज में पकड़ी जाए। एक बार बीमारी 4th स्टेज में हो जाती है तो उसे खत्म कर पाना पॉसिबल नहीं होता। सर्वाइवल के चांसेस यानी कि काफी ब्राइट है डॉक्टर सीमा, क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर की भी हमने बात की थी तो उसका भी डिटेक्शन और स्टेजेस पर ही डिपेंड करता है, यानी कि कोई भी कैंसर किस स्टेज पर है उसी पर सर्वाइवल के जो कितने चांसेस हैं वो डिपेंड करते हैं ना। अब जब लक्ष्मी जी आई थी आपके पास तो वो किस स्टेज? वो 2nd स्टेज पे थे। Okay. मेजॉरिटी केसेस हमारे यहाँ पे 2nd और 3rd स्टेज पे ही डायग्नोज होते हैं। इसीलिए एक चीज़ पे मैं हमेशा एम्फेसिस देना चाहती हूँ कि हमारी लेडीज़ को भी वेस्ट की तरह हर साल अपना एक सिंपल सा टेस्ट जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं, PAP पैप, वो पैप स्मीयर सब मैरिड लेडीज़ को जो सेक्सुअली एक्टिव हैं 2 साल में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। वो बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है, PGI में 100 रुपये में होता है शायद, और प्राइवेट में 500 में होता है। बहुत बहुत अफोर्डेबल टेस्ट है, बिल्कुल पेन फ्री टेस्ट है जिसमें कोई पेन नहीं होती है। अगर हम वो टेस्ट हर 2 साल में एक बार अपना करवाते हैं किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाके, उसमें हम वो इन्फेक्शन पिकअप कर पाते हैं एज डॉक्टर्स, जो कि आगे जाके 20-25 साल में आपको कभी कैंसर का रोग में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो क्यों ना बीमारी को यही रोका जाए। पैप स्मीयर सिर्फ इस टेस्ट से पता चल सकता है कि आगे 20 साल में भी आपको कैंसर होने वाला है या नहीं। यस, इसी की वजह से वेस्ट में सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस बहुत कम हो गई है और भारत में उससे डेथ्स हो रही हैं। वो बीमारी जो कि प्रिवेंट हो सकती है, हमारी मौतें उससे हो रही हैं। सो मुझे लगता है कि हमें ये मैसेज हर लेडी को मिलना चाहिए कि अपना पैप स्मीयर जरूर करवाइए हर 2 साल में एक बार। हो सकता है कि 100 में से 10 डेथ्स हम इससे रोक पाएंगे। और अगर डिजीज अर्ली स्टेज में है, जैसे डॉक्टर निधि ने बताया, कैंसर बनने से पहले इसका इलाज और भी सिंपल है। हम लोग के बहुत सिंपल से प्रोसीजर्स हैं, क्रायोकॉटरी है, हम लोग कोन बायोप्सीज कर देते हैं, बच्चेदानी निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। चलो हो भी गया, अगर 1st स्टेज है यूट्रस निकालना बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है, रादर देन कि अगर डिजीज स्टेज 4 है, बाकी अंगों में जड़ वाली बीमारी है, फैल चुकी है, तो फिर मौत के सिवाय और कोई है ना है नहीं रहेगा सोल्यूशन। तो इसलिए पैप स्मीयर रूटीन स्क्रीनिंग के लिए जरूर कराना चाहिए, सब लेडीज को कराना चाहिए। और इससे डिटेक्ट हो सकता है कि कैंसर के चांसेस है, स्पेशली जिनको ल्यूकोरिया है, जिनको इरेगुलर ब्लीडिंग है, जिनको बैड स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग हम कहते हैं, डिस्चार्ज है, पानी पड़ रहा है, संभोग के बाद ब्लीडिंग हो रही है, ये लक्षण है, उनको जरूर जाके अपनी डॉक्टरी जांच करानी चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन लक्षणों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी, आप की काउंसलिंग भी हुई थी, उस दौरान आपने कहा कि काउंसलिंग बहुत अच्छी सी हुई और मैं खुद को मजबूत कर पाई। कैसे समझाया जाता था आपको? उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे बिठाया, बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ ट्रीट किया और मुझे कहने लगे कि आप क्या कर रहे हो, इस समय क्या हालत है, सारा उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पूछा। फिर मैंने बताया कि मैं तो रिटायर हो गई हूँ, तो कहते फिर तो और भी अच्छी बात है। बच्चों का पूछा, सब डिटेल में पूछा उन्होंने, तो उससे मुझे काफ़ी तसल्ली हुई। फिर रेडिएशन के लिए मैं गई तो डर लगता था उस वक्त? उस समय मुझे डर पहले दिन लगा, उसके बाद नॉर्मल। हाँ, कुछ ऐसा था नहीं उसमें कुछ नहीं था, कुछ ना कोई दर्द हुआ, नहीं ना कुछ महसूस हुआ ऐसा कि कोई कीमो में थोड़ा सा हुआ था, 4 मेरी कीमो 4 कीमो हुई थी। डॉक्टर फिरोजा पटेल ने 4 कीमो करी थी, तो उसके बाद कहते नहीं आप ठीक हो जाओगे, हम आपको और नहीं सफ़र करेंगे, आप थोड़ा ब्लड की मेरे अंदर कमी हो गई। यानी कि काउंसलिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंसर पेशेंट्स को काउंसिल करना। मैं ये बात इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं बहुत गौर से सुन रही थी इतनी देर से लोगों को। लक्ष्मी जी का ये कहना है कि जब वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गए, और सबसे पहला जो स्टेज 1 है दैट इज़ कॉल्ड काउंसलिंग। यस, जो स्टेज 1 है वो काउंसलिंग इसलिए करी जाती है ताकि पेशेंट उस ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से ले सके। अगर आपको काउंसलिंग के टाइम ही मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो कोई भी चीज़ आपको, जिस तरह से समझे कोई चीज़ करना है आपको, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो डेफिनेटली वो अच्छी नहीं होगी। काउंसलिंग स्टेज 1 एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेडिकेशन और उसके साथ साथ आपको हौसला, दोनों चीज़ों को इकट्ठा देती है। वो कॉम्बिनेशन बन के ही वो ट्रीटमेंट वो आप ले सकते हो। लक्ष्मी जी के केस में इनका पूरा परिवार, इनके बच्चे इनके साथ खड़े थे, इसलिए आज ये स्ट्रॉन्ग है। 90% केसेस में डॉक्टर्स भी समझते होंगे कि पेशेंट जब बीमार हो जाता है और कैंसर का नाम सुनते ही हाफ ऑफ द फैमिली इज टोटली डिसहार्टन, वो बिल्कुल अपना हौसला छोड़ जाते हैं। काउंसलिंग करी ही इसलिए जाती है ताकि वो अपना परिवार भी हौसला बना के रखे, उनको भी बिठा के काउंसलिंग किया जाता है। और साथ साथ में जिस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सपोज कीमियो उन्होंने बोला स्टेज 4 पे दिया जाता है, सबसे टफ वही होता है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स
अगर पेशेंट को पहले से ही बता दें तो वो उसको अच्छी तरह से झेल सकता है, परिवार को भी समझ आ सकता है। कीमो ही एक ऐसा सेटअप है जिससे बाल उतर जाते हैं, आईलिड्स निकल जाते हैं, सब चीज़ें। लक्ष्मी जी के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो इंटरनली बिल्डअप हो गई, काउंसलिंग करने से उनको स्टेजेस ज्यादा भी नहीं थी। अच्छा, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट आपको लगता जी, है काउंसलिंग सबसे ज्यादा है कि इम्पोर्टेंट अगर आप है। सामने जो ट्रीटमेंट होने वाला है उसके लिए तैयार है, एक तो वो उसका असर तो जो ज्यादा होगा वो होगा ही, और आप जो खुद है आप सर्वाइवल के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी मेंटली स्पिरिट जो है ना वो बढ़ जाती है। इसके साथ अगर आप योगा करें, मेडिटेशन करें और साथ में जैसे सपोज कीमो दे रहे हैं और आप कीमो दे दिया डॉक्टर ने और परिवार का कोई संबंधी साथ में नहीं है, और अगर उस वक्त हॉस्पिटल का कोई काउंसलर अवेलेबल है तो वो अगर वो पेशेंट के साथ बैठ के उससे बातचीत करे, उसके साथ कुछ अच्छी चैंटिंग्स करे, अच्छी डिस्कशंस करे, तो उसको वो जो पेन ऑफ द मेडिकेशन है वो उसकी डिटेरियोरेट हो जाती है, उससे उसका हौसला बढ़ता है। इस वजह से आज 10 साल से इतनी अच्छी तरह से हेलन हार्टी दिख रही है मुझे बिल्कुल, और ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इनको एक तरह से काउंसलिंग है। हाँ, अगर ऐसे खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने अनार का जूस बहुत उन दिनों बोला था डॉक्टर, जैसे डॉक्टर डाइट में इनको बताते जैसे बताते थे, इन्होंने भी बोला था कि उस तरह से जूसेस वगैरह मैंने काफी लिए। और हाँ, जो फ्राइड चीजें थी बिल्कुल छोड़ दी, खाना वगैरह मैं डाइट पे भी हम मुझे जरूर बात डाइट पे तो बहुत ज्यादा ध्यान, काउंसलिंग, डाइट, हाँ, और घर के जितने मेंबर्स हैं उनका साथ, क्योंकि वो टॉनिक है, बहुत जरूरी, बच्चे टॉनिक हैं। काउंसलिंग इज बेसिकली पिलर टू एनी काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले डॉक्टर खुद कंसल्ट करता है और वो पेशेंट को बताता है, उनके परिवार वालों को बुला के समझाते हैं। और अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके घर में आपके कोई साथ नहीं है, तो आप डेफिनेटली काउंसलर को हायर करेंगे ताकि वो आपको समझ सके, आपकी तकलीफ को कम करे। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो आप सफरिंग्स ले रहे हैं, परिवार इनके साथ था, ये बहुत भाग्यशाली हैं। जिन लोगों के साथ परिवार नहीं होते हैं, मैंने देखा 90% आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं, उनके साथ कोई काउंसलर ही नहीं है, तो इस स्थिति में तो वो बिल्कुल टूट ही जाते हैं। और खासतौर से महिलाओं के साथ तो ये बहुत अक्सर होता है, उनको घर भी संभालना है, बच्चा भी देखना है, ससुराल भी देखना है, सब चीजें देखनी है, तो उन चीजों में वो बढ़ जाती है। और अगर वो बढ़ जाती है तो वो अपने आप का ध्यान नहीं रख सकती है। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। लेकिन आप जब जाती हैं और ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी उस पर्टिकुलरली किसी पेशेंट के साथ डिस्कशन करना और उसको समझाना कि तुम जिस चीज़ से गुजर रहे हो, इस चीज़ को अगर आप एक नॉर्मल टॉनिक लेंगे तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि आपको उससे कितनी तकलीफ हो रही है। अगर आपने ये सोच लिया, मानिए कोई सुई चुभ हो दी, तो अगर आप सोचेंगे कि सुई चुभ हो दी कि बहुत तकलीफ हो रही है, और अगर आप उस पेन को, रिलीफ को बात करके किसी को समझा के कम करें, तो मेरा ख्याल से वो चीज़ बहुत फायदेमंद होती है। काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप उसकी मानसिक स्थिति को समझ के उस पेशेंट को उसके हिसाब से डील करें, उसके परिवार को अलग अलग है, हर एक का ट्रीटमेंट अलग अलग है, हर एक की स्थिति अलग अलग है। इन चीज़ों को करने से ही तो मेरा ख्याल से ये आज यहाँ ठीक ठाक बैठी और अच्छे से बात कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर गाइडेंस है ना, जैसे अब ये प्रोफेशनल हेल्प है। अब इंडिया में क्या है, अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव काउंसलिंग बहुत होती है। Correct, हम किसी भी पेशेंट को रेडिएशन के लिए कहते हैं, मुझे बहुत केसेस ऐसे याद है, वो कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब, हमको हमारे साथ वालों ने बोला उसकी कीमो हुई थी, उसको तो बहुत नुकसान हुआ, आप बिल्कुल मत कराना, या ऑपरेशन है आप बिल्कुल मत कराना, बीमारी फैल जाएगी। तो इंडिया में सामाजिक जो लोग हैं ना हमारे, फिर वो क्या करते हैं, वो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसको रिफ्यूज करके दे गो इन फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। डॉक्टर निधि को बहुत पता होगा, एक यहाँ पे कहा धर्मशाला में चले जाते हैं, कोई लामाज के पास चले जाते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का हम वहां से इलाज करा के आएंगे, हम रेडिएशन नहीं करेंगे। और उन्हीं पेशेंट्स को हमने देखा है कि पहले वो स्टेज 1 थे और जब 6 महीने के बाद आते हैं 4th स्टेज में आते हैं, जो आपने ट्रीटमेंट बताया वो उन्होंने लिया नहीं, एक्सेप्ट नहीं और किया, वो जब कैंसर 3rd या 4th स्टेज पर पहुंच गया, तब आप लोग के लिए भी एक मुश्किल। और पेशेंट के लिए, हमारे लिए तो चलो जो है सो है, पेशेंट के लिए कितनी सफरिंग है। तो ये भ्रांतियों को दूर करना चाहिए, है ना। कैंसर की बीमारी में सिर्फ एक मौका मिलता है ठीक होने का। करेक्ट। जिस टाइम पे डायग्नोसिस होता है, आपकी स्टेज बनाई जाती है, अगर वो मौका आपने खो दिया किसी भी वजह से, किसी भी वजह, मतलब आप खुद डर गए, आपके परिवार वालों ने आपको डरा दिया, या आपके पड़ोसियों ने आपको मिसगाइड कर दिया, और आप अपने डॉक्टर की बात नहीं मान के किसी देसी इलाज या कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के चक्कर में चले गए, तो ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। और जब आप बीमारी बढ़ा के स्टेज बढ़ा कर आएंगे, तो जैसे मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताए कि अगर 90% लोग पहली स्टेज में ठीक होते हैं, 80% दूसरी स्टेज में, वो तीसरी स्टेज तक 50 और 40% रह जाता है। तो आप डिफरेंस देखिए कितना स्टेज के साथ ड्रॉप होता है, और स्टेज कैसे बढ़ती है, हर पासिंग डे के साथ स्टेज बढ़ती है।
तो इसलिए ट्रीटमेंट को डिले करना किसी भी देसी इलाज को ट्राई करने के चक्कर में बहुत गलत है। important और दूसरा जो ट्रीटमेंट को लेके गलत भ्रांतियां हैं रेडिएशन को लेके, जैसे मैंने बताया कोई करंट कोई बिजली नहीं लगती। जो ये सर्विक्स के कैंसर के लिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी होती है स्टेज 3 तक, उसमें कोई बाल नहीं गिरते। वो जब कीमो होती है तब भी जब नहीं 4th गिरते, स्टेज वो में कीमो होती different है, है जब ना। 4th स्टेज में, अच्छा। हाँ, अगर 4th स्टेज में जो कीमो होती है उसमें बाल गिरते हैं, मगर जो 3rd स्टेज strong होती में है। रेडिएशन के साथ जो हम कीमो लगाते हैं वो हल्की कीमो होती है, उससे कोई बाल नहीं गिरते हैं। पेशेंट को सिर्फ थोड़ा सा हल्का दिल कच्चा होता है या थोड़े मरोड़े लग सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बड़ी चीज नहीं होती जिसके कारण ट्रीटमेंट रोकना पड़े। और अपनी जान सबसे बिल्कुल, ज्यादा और बाल बचाना, तो आ ही सबसे जान जाएंगे। बचाना हाँ, सबसे ज्यादा बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल। और ये तकलीफ उसके लिए तो थोड़ी सी सही जा सकती है, लेकिन सबसे जरूरी है कि बचाव कैसे हो सके, उस पर भी बात करेंगे। और जो बहुत अहम बात डॉक्टर निधि ने कही कि एक मौका मिलता है डिटेक्शन का, डिटेक्शन जब हो जाती है तो उसके बाद बहुत जरूरी है कि इलाज कराया जाए, बजाय कि इधर उधर की भ्रांतियों में पड़ा जाए, वो बहुत जरूरी है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहा जाता है और उसमें जो कैंसर की बीमारी होती है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। बीमारी का नाम सुनते ही पेशेंट और घर वाले आधे तो वैसे ही मर जाते हैं। अगर उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, उनको एक अच्छी काउंसलिंग करी जाए। काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप उसकी मानसिक स्थिति को समझ के उस पेशेंट को उसके हिसाब से डील करें। हमारे देश में हर साल 1,32,000 सर्वाइकल कैंसर के मामले आते हैं महिलाओं में, और उनमें से 60,000 महिलाएं मौत की शिकार हो जाती हैं। किसी देसी इलाज या कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के चक्कर में चले गए तो ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव काउंसलिंग बहुत होती है। जो धाराएं उनके दिमाग में गलत बैठी हुई हैं, उन धाराओं को कैसे हटाना है, कैसे मिथ है। रेडिएशन डॉक्टर साहब बता रही थी कि करने से लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पेशेंट जल्दी रिकवर होता है और जल्दी ठीक होता है।